नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पर लिया था और समावता पढ़ी थी। समावता खासकर से आर्मेन समावता इंपॉर्टेंट है और वैसे ज्यामिति और प्रकाशिकीय समावता इंपॉर्टेंट है। इनमें से एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कौन कौन सी समावयवी है, इनके कितने समावयवी बनेंगे, इनके समावयवों के बारे में बताइए। एग्जाम्पल आपके बुक में है, इसके ध्यान रखना, आप प्रैक्टिस करते रहना ताकि आपका समावयवी वाला क्वेश्चन गलत नहीं हो। सिंपल क्वेश्चन आता है उसे ध्यानपूर्वक करने की पॉसिबिलिटी आप लोगों में होनी चाहिए ताकि उससे क्या है इजी गोइंग आपका क्वेश्चन हल हो सके। समावयवता क्या है, समावयवता के प्रकार है वो इम्पोर्टेंट है। उसी के साथ आपके अब नया टॉपिक लेकर के चलते हैं वीबीटी और सीएफटी सिद्धांत, यानी कि उपसंयोजक बंध बनाएंगे जो कौन से सिद्धांत के थ्रू है। एक तो है वीबीटी सिद्धांत और दूसरा है सीएफटी सिद्धांत। ये वीबीटी सिद्धांत देखिए, सबसे पहले है आपके वीबीटी सिद्धांत। देखिए वीबीटी सिद्धांत कभी कभार पूछ लिया जाता है किसके द्वारा दिया गया, तो लीनियस पॉलिंग द्वारा दिया गया। ध्यान रखना, संयोजकता आबद्ध सिद्धांत कहा जाता है इसे। लीनियस पॉलिंग द्वारा दिया गया ये सिद्धांत, लीनियस पॉलिंग द्वारा 1931 में लीनियस पॉलिंग ने वीबीटी सिद्धांत दिया। ये वीबीटी सिद्धांत की एक कमी होती है, ये पूर्वानुमान के आधार पर होती है, मतलब पहले से अनुमान लगाया जाता है कि इस प्रकार का संकरण होगा तो इस प्रकार से हो सकता है, उसमें ये संकरण हो सकता है, उसकी आकृति इस प्रकार से हो सकती है। अब संकरण के प्रकार और डायरेक्ट मैं इसके पूरे बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा करके आपको शॉर्ट में बता देता हूँ किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपको ध्यान रखना है वीबीटी सिद्धांत के बारे में। वीबीटी सिद्धांत को संयोजकता आबद्ध सिद्धांत कहा जाता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें से आपका 4-5 इसमें ध्यान रखना है, पॉइंट बना लेते हैं, उसे आपको ध्यान रख करके बनाना है। देखिए यहाँ से मैं बता करके इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ आपके सामने। देखिए किस प्रकार से होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए आप क्रम संख्या लिख लेंगे, आप क्रम संख्या लिखोगे, फिर उपसंयोजन संख्या। उपसंयोजन संख्या मतलब उपसंयोजन संख्या आपको बता दी इसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर, इसकी संख्या कितनी होगी, आकृति कैसी बनेगी, आकृति कौन सी बनेगी, मतलब कैसे शेप बनेगा, ज्योमेट्री कैसे होगी उसकी। और लास्ट है इधर एग्जांपल यानी कि उदाहरण, एग्जांपल, यहाँ लास्ट में आपको एग्जांपल लेने हैं। देखिए इस प्रकार से क्रम संख्या 1 में रखेंगे, उपसंयोजन संख्या 2 हो। उपसंयोजन संख्या 2 का मतलब होता है दो ही लिगेंड जुड़े हुए हो, तो दो लिगेंड उससे जुड़े हुए होंगे तो आकृति कौन सी होगी, रेखीय बनेगी। या यहाँ डायरेक्ट में लिख करके आपको बता देता हूँ, इसका जो एग्जांपल होगा वो होगा NH3 प्लस यहाँ टू होंगे। देखिए ये दो लिगेंड है इसके, इसका एग्जांपल एक ये है। दूसरा एग्जांपल और लिख देता हूँ आपके सामने, AgCN2-1। ये दोनों एग्जांपल रेखीय के होंगे। और इसका संकरण का जो प्रकार होगा यहाँ बीच में आपको यहाँ लिख देना संकरण का प्रकार, संकरण का प्रकार यहाँ बीच में आप लिख लेना। उपसंयोजन संख्या इतनी है, संकरण का प्रकार, ये संकरण का प्रकार इसमें हो जाएगा sp2 प्रकार का संकरण। sp प्रकार का संकरण होगा, ये sp प्रकार का संकरण नहीं, इस प्रकार से होगा। दूसरा देखिए, दूसरा चलता है sp3 प्रकार का संकरण। इनमें sp3 प्रकार का संकरण चलता है। उपसंयोजन संख्या 4 हो सकती है, इनकी आकृति कौन सी हो सकती है, चतुष्फलकीय हो सकती है, चतुष्फलकीय आकृति हो सकती है। देखिए चतुष्फलकीय आकृति जब sp3 प्रकार का संकरण हो तो उसमें खास एग्जांपल आपको ध्यान रखना है NiCO4। ये चतुष्फलकीय आकृति का एग्जांपल है, खास करके आपको ध्यान रखना है NiCO4। इसका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए NiCO4 में किस प्रकार का संकरण होता है, तो NiCO4 में sp3 प्रकार का संकरण होता है और चतुष्फलकीय होता है। इसका आईयूपीएससी नाम भी सुन लीजिए, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। ध्यान रखना इसमें ऑक्सीकरण अंक निकल का 0 होता है, 0 होता है, और चतुष्फलकीय होता है ये टेट्राहेड्रल शेप में होगा। ध्यान रखिए ये टेट्राहेड्रल शेप में होगा। यस, इसी प्रकार का दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं NiCO4। इसी में sp3 संकरण वाले में एक दो एग्जांपल और मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोगों को इसमें ध्यान रखना। एक और पूछा जाता है, इसी का एक और ले लेते हैं NiCl4। NiCl4 इसी का है। एक और ये भी पूछा जाता है, कभी कभार ये भी आ गया है ZnNH3 ZnNH3 किस प्रकार का एग्जांपल है, ये चतुष्फलकीय के एग्जांपल है। ध्यान रखना ये sp3 प्रकार के संकरण के एग्जांपल है। तीनों एग्जांपल ध्यान रखना। डायरेक्ट मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि डायरेक्ट भी आप लोगों को पता चल जाए कि किस प्रकार के इनमें संकरण होते हैं। NiCl4 ZnNH3 NiCO4 इनमें संकरण भी लेकर के मैं आपको बता दूंगा, ये खास करके दो ध्यान के। अब नेक्स्ट आगे चलता हूँ मैं, ये sp प्रकार और sp3 प्रकार का था। अब मैं आपके सामने लिख देता हूँ
दूसरा वर्गाकार समतलीय जो बनेगा वो किस प्रकार का संकरण होगा, DsP2 प्रकार का संकरण। संकरण का प्रकार कौन सा होगा, DsP2 प्रकार का। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 है। देखिए sp3 की तरह ही DsP2 है, ध्यान रखना। सिर्फ इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर है 4 है, सिर्फ इसका आकृति जो होती है वो अलग हो जाती है। इसकी हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर आकृति हो जाएगी, जिसे वर्गाकार समतलीय कहा जाता है। आप लोग जानते हो ये वर्गाकार समतलीय आकृति होती है, इसमें वर्गाकार समतलीय आकृति हो जाती है। DsP2 का एग्जांपल है आपके पास कॉपर NH3 इस प्रकार से ये एग्जांपल है आपके पास। DsP2 संकरण का एग्जांपल है आपके पास कॉपर टेट्राएमीन कॉपर सेकंड आयन, और एक और होता है NiCl4 2 माइनस। इस प्रकार से ये वो एग्जांपल ध्यान रखिए आप। DsP2 प्रकार के संकरण में, DsP2 प्रकार के संकरण में 4 होगा और स्क्वायर प्लेनर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, स्क्वायर प्लेनर आकृति होगी। और ये देखिए दोनों आकृति आपके सामने ये एक इंडेक्स बना दी है। आप लोग भी इस इंडेक्स को याद करके पढ़ते चले जाना, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं रहेगी। और स्क्वायर वर्गाकार समतलीय स्क्वायर प्लेनर कहा जाता है। ये दो एग्जांपल है, खास करके ध्यान रखिए। और आपको डायरेक्ट आकृति और डायरेक्ट इसका संकरण किस प्रकार से होता है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये देखिए यहाँ पर 4 है तो इन्हें गिन लेना, ये भी 4 प्रकार के होंगे। देखिए एक D और एक S और 2 P, देख लीजिए ये भी 4 होंगे हैं, इन्हें भी 4 होंगे, ये भी 4 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए इनके भी 4 होंगे। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूजन होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ तक आप लोगों को बता दिया है संकरण किस प्रकार से है। नेक्स्ट आगे और बता रहा हूँ इसमें संकरण sp3d2 प्रकार का, sp3d2 प्रकार का संकरण। अगर sp3d2 प्रकार का संकरण है तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप इनको जोड़ करके निकाल सकते हो। एक ये है, 3 ये है और 2 ये है, तो इनको जोड़ोगे कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला होगा। आकृति कौन सी होगी, आकृति ऑक्टाहेड्रल होगी, यानी अष्टफलकी कहा जाता है। ऑक्टाहेड्रल अष्टफल की आकृति होगी उसकी। ऑक्टाहेड्रल शेप होने के कारण इसमें sp3d2 प्रकार का संकरण देखिए। sp3d2 प्रकार के संकरण के एग्जांपल आप लोगों को लिखा देता हूं। एग्जांपल भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके एग्जांपल है FeF6 COH2O6 3+। ये खास करके एग्जांपल ध्यान रखना है। sp3d2 प्रकार के संकरण के एग्जांपल है FeF6 COH2O6 और FeF6 COH2O6 3+। ये sp3d2 प्रकार के संकरण के एग्जांपल है। नेक्स्ट आप लोगों को बता देता हूँ D2sp3 प्रकार का संकरण। इसी का उल्टा लिखा जाएगा। इसी को क्या करना है, उल्टा लिख देना है, यानी कि सबसे आगे 2 फिर S फिर P और फिर D2sp3 प्रकार का संकरण किसमें पाया जाता है। ये भी 6 होंगे, इनको भी गिन लीजिए, ये 6 होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर शेप बिल्कुल सेम होगी, ध्यान रखना शेप सेम चलेगी। इसके एग्जांपल आप लोगों को ध्यान रखना, यहाँ FeF6 आया है, यहाँ FeCN आ जाएगा, ध्यान रखना FeCN6 3-। ये खास करके ध्यान रखना। देखिए ये आता है तब क्या होता है, ये आता है तब क्या होता है, आप लोगों को ये भी बता दूंगा। इसी के बाद आगे चलते हैं अपन शेप के सिद्धांत में। इसमें एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगी, उसे आप लोगों के सामने रख देता हूँ। अभी देखिए इसके बाद एग्जांपल है MnCN6 भी इसका एग्जांपल है। और दूसरा एग्जांपल देख लीजिए CrNH3 3-, CrNH3 3+। और दूसरा एग्जांपल देख लीजिए इसी का एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ, कोबाल्ट वाला, कोबाल्ट हेक्साइमिन वाला। ये भी पूछा गया है कई बार, कोबाल्ट हेक्साइमिन की संकरण अवस्था बताइए और किस प्रकार से ये D2sp3 प्रकार का संकरण होगा बताइए। इस प्रकार से ये एग्जांपल है, आप लोगों के सामने लिखते हैं, इन्हें ध्यान रख लेना। ये D2sp3 प्रकार के एग्जांपल है, 1 2 3 और 4 एग्जांपल मैंने आपके सामने लिए हैं। इन्हीं में से कभी कभार ये पूछा जा सकता है, कभी कभार ये पूछा जा सकता है। अब देखिए इनमें इनके एग्जांपल लेकर के आपको ये पूरी एक इंडेक्स बना कर बता दी है। इसी इंडेक्स को आप लोगों को ध्यान में रख करके एक बार इसका रिवाइज करके जरूर चले जाना, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना लगती है, क्योंकि आपके उत्सर्जन संख्या में से और इनके में से संकरण में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए किस प्रकार से संकरण होगा, मैं आपको एक फटाफट तरीके से बता देता हूँ। इसमें संकरण किस प्रकार से होगा, देखिए आप एक सीधे तरीके से विभिन्न सिद्धांत जो जोड़ देता है
किस बात पर जोर देता है? तो देखिए वीवीडी सिद्धांत जो होता है पूर्वानुमान के आधार पर होता है। इसकी एक सीमाएं भी है, लिमिटेशंस है कि ये एक पूर्वानुमान होता है, पहले से अनुमान लगाता है कि ये नहीं ये हो सकता है, और उनकी संकुल आकृति बता सकता है कि इस प्रकार से संकुल आकृति बनेगी संकरण के आधार पर, और उसकी ज्यामिति बता करके और उसके चुंबकीय गुणों के बारे में भी बता सकता है। और इस प्रकार से ये वीवीडी सिद्धांत है। वीवीडी सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं वो आप लोग को ध्यान रखना है, होता है। अब देखिए वीवीडी सिद्धांत से क्या है, पूरे कंप्लीटली इसके चुंबकीय गुणों के बारे में पता नहीं चलता है, और कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जो क्या होते हैं कि दुर्बल लिगेंड होते हुए भी वो क्या बताते हैं, D2sp3 प्रकार का संकरण बताते हैं, जबकि उनमें sp3D2 प्रकार का संकरण होना चाहिए अष्टफलकीय के लिए। या आपको थोड़ा खुशी से बता रहा हूँ मैं ताकि आपको ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको इस कंसेप्ट को समझा देता हूँ, सिंपल सा तरीका, थोड़ा फास्ट चलूंगा मैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया आपके सामने CuNH342+, आकृति कौन सी होगी, संकरण कौन सा होगा, ये अपन पता लगाएंगे। देखिए संकरण कैसा होगा, और इसका आपको ध्यान है कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 4 होता है। 4 होता है तो यानी कि संकरण हो सकता है DsP2 प्रकार का या फिर sp3 प्रकार का, ठीक है ना, इन दोनों में से हो सकता है। अब पता कैसे लगाएंगे, देखिए आपको एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताऊंगा, उसे याद करने का तरीका भी बताऊंगा, उसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना, याद कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ये इस प्रकार के लिगेंड होंगे तो इस प्रकार से संकरण होगा, और दुर्बल लिगेंड प्रबल लिगेंड दोनों हैं, उनके दोनों के बारे में बता देंगे। ये CuNH342+ का एग्जाम्पल लिया है। जैसे कॉपर आता है 29 नंबर पे, तो इसे कैसे लिखा जाएगा, 3D10 इस प्रकार से लिखा जाएगा, 3D10 और आगे वाले का अक्षर 4p होंगे। देखिए यहाँ समझिए, मैं थोड़े स्पीड से आप लोगों को बता दूंगा। डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पूरे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, पूरे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इस प्रकार से, ये पूरे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे डी में, और एस में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और आगे वाला क्या है, पी वाला कक्षा खाली होगा। अब इसकी जो एक्साइटेड स्टेट होगी यानी कि 2+ के रूप में जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2+ के फॉर्म में किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए आप 2 फॉर्म के रूप में इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से लिखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से जाएगा, तो ये आपके वेकेंट हो गया है ऑर्बिटल, और फिर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से ये हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा है डी में, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके पी ऑर्बिटल में चला जाएगा। ये यहाँ पर ये पी ऑर्बिटल अपने पास वेकेंट है। इसकी एक्साइटेड स्टेट में यानी CO2+ कंडीशन में किस प्रकार से होगा, CO2+ कंडीशन में इस प्रकार से होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खाली हो गया है, तो इस प्रकार से देखिए डी का एक कक्षक खाली है, एस का एक कक्षक खाली है, और पी में देख लीजिए आप कितने कक्षक खाली है, पी में 2 कक्षक खाली है, तो इस प्रकार से संकरण हो गया DsP2 प्रकार का संकरण। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि CuNH342+ में जो होता है वो sp3 प्रकार का संकरण नहीं होकर के DsP2 प्रकार का संकरण होता है, यानी कि sp3 नहीं होकर के कौन सा संकरण होगा, DsP2 प्रकार का संकरण होता है। और अगर DsP2 प्रकार का संकरण है तो आकृति किस प्रकार से होगी, आकृति होगी वर्गाकार समतलीय स्क्वायर प्लेनर, ठीक, ओके। ये वीवीडी सिद्धांत के थ्रू एक एग्जांपल लेकर के बताया, ऐसे अनेक एग्जांपल लेकर के बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए पर्याप्त समय नहीं है। आपको इनको एक बार रिवीजन के थ्रू आया हूं, आपके ताकि रिवीजन फटाफट हो सके और आप लोग इसे समझ सके। तो टेट्रा एलिमेंट का सेकंड आयन में जो संकरण होगा वो DsP2 प्रकार का होगा, और जो आकृति होगी वो वर्गाकार समतलीय स्क्वायर प्लेनर होगी। ये था वीवीडी सिद्धांत। एक पूछा जाता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, ये देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसे कहते हैं स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, ये एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसमें क्या होता है कि उन्हें उनकी पेयरिंग के हिसाब से देखा जाता है कि किस प्रकार से उनका युग्मन होगा या नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षक संकुल होंगे या बाह्य चक्रण कक्षक संकुल होंगे, बाह्य कक्षक संकुल होंगे, किस प्रकार से होंगे, इनके आधार पर होता है। इन्हें आपकी बुक में लिखा हुआ है प्रबल और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, यानी प्रबल और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए है, यानी कि ये है जो आयन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उनके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, किस प्रकार से उनकी जो क्षमता होती है इनके आधार पर इनको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो ये देखिए ये क्रम मैं आपके सामने लिख करके बता रहा हूँ।
ये देखिए इस प्रकार से ये क्रम है, ये क्रम आपको ध्यान रखना है। यहाँ H2O तक जो है वो है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, H2O तक जो है वो है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है WFL कहा जाता है। और यहाँ H2O के बाद जो है यानी H2O खुद अपने दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में आएगा और NCH से लगा करके AgTF4 NH3 और इस प्रकार से जो है ये आएंगे आपके SFL यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के नाम से इनको जाना जाएगा। खास करके ये आपको ध्यान रखना है। इसको याद करने की ट्रिक्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देख लीजिए यहाँ लिखिए, एक बार सच सुन। देखिए किस प्रकार से सच सुन लिखा हुआ है, SCN से लिखा हुआ है। एक बार सच सुन, कल से फिर ओह, ये ओह लिखा हुआ है, ध्यान रखना। ओह ऑक्स जला, ऑक्स जानते हो आप, ऑक्स बेल को कहा जाता है। ऑक्स जला का जल है, H2O है गला। नुकसान को NCS से लिखा गया है, नुकसान EDTA को इक्ता से लिखा गया है। नुकसान इक्ता नहीं इन नोटी इंसानों को अपने साइनों से लिखा गया है, ध्यान रखना। इंसानों को, इसके आगे नो और आता है, नो प्रॉब्लम। आपको इस प्रकार से इसका ध्यान रखना है। ये आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। एक बार सच सुन, IBRSCN, कल से फिर CLS और F और OH, ऑक्स एंड वेल, ऑक्स जला ऑक्सीलेटो है, ये जला जल का है। H2O नुकसान इतना नहीं इन नोटी इंसानों को, यानी कि खास करके यहाँ ध्यान रखना। ये जो आएंगे आपके प्रबल क्षेत्र लिगेंड में आएंगे। आपको अलग से यहाँ पर लिख करके और बता देता हूँ, ये एक ट्रिक्स है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। एक सिंपल सी ट्रिक्स आप लोगों के लिए बनाएंगे मैंने, तो आपको ध्यान रखना है। एक बार सच सुन, कल से फिर ऑक्स जला नुकसान इतना नहीं इंसानों को, ठीक है ना। इंसानों को लास्ट में CO ग्रुप आ रहा है, इसके आगे और एक और NO ग्रुप आता है, लेकिन उसके लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। खास करके आपके बुक में इसी प्रकार से है। इस चीज को वापस आपको रिपीट करके बता देता हूँ कौन कौन सा प्रबल क्षेत्र लिगेंड के अंतर्गत आएगा और कौन सा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के अंतर्गत आएगा। ये इसे पुनः एक बार और रिपीट करके आप लोगों के सामने रख देता हूँ। देखिए इधर जो WFL होंगे, WFL का मतलब होगा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, वीक फील्ड लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। देखिए इन्हें आंतरिक अक्षर संकुल और बाह्य अक्षर संकुल भी कहा जाता है, ध्यान रखना। खास उसी के नाम से इनको जानते हैं। इसमें जो आएगा वो हेलोजन ग्रुप आएगा, पूरा आपके हेलोजन ग्रुप इसमें आएगा। इसमें H2O आएगा। खास करके कौन कौन से ग्रुप इसमें आएंगे ध्यान रखना है आपको। इसमें हेलोजन ग्रुप और आ जाएंगे। हेलोजन ग्रुप में आपके पास आयोडीन होगा, ब्रोमीन होगा, क्लोरीन होगा, क्लोराइड, सॉरी इनको क्लोराइड ब्रोमाइड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ये ग्रुप आपके पास होंगे, ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में होंगे। अगर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड आता है तो यहाँ साथ ही साथ आप लोगों को ध्यान रखना है, संकरण किस प्रकार से होगा। संकरण sp3 प्रकार से होगा, ध्यान रखना। संकरण sp3 प्रकार के होने के साथ साथ इसमें जो चुंबकीय गुण होगा, वो चुंबकीय गुण भी यहाँ लिख देता हूँ किस प्रकार से होगा। चुंबकीय गुण जो होगा वो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का ज्यादा होगा, पैरामैग्नेटिक चुंबकीय गुण में पैरामैग्नेटिक होगा। शेप आप लोगों को ध्यान है, शेप इसकी टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल शेप होगी। अगर इसी प्रकार से WFL ये sp3 प्रकार का संकरण अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो इस प्रकार से होगा। अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ध्यान रखना किस प्रकार से संकरण होगा। संकरण होगा sp3d2 प्रकार का, अष्टफलकीय होगा, ऑक्टाहेड्रल शेप में होगा, ध्यान रखना। अष्टफलकीय sp3d2 प्रकार का चलेगा। इसमें डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखने के तरीके से आप लोगों को ये याद रह जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, sp3d2 प्रकार का, अष्टफल की आकृति होगी। ये भी पैरामैग्नेटिक होगा, ध्यान रखना। अधिकतर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। एक क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा मैं, उसे देखना, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के हैं। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होने पर इस प्रकार के होंगे और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में इस प्रकार के एग्जाम्पल आएंगे। आप लोगों को खास करके ध्यान रखना है। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में खास करके आपको क्लोरीन, ये क्लोरीन और फ्लोरीन और आयोडीन ये देखने को मिल सकते हैं। और OH भी इसी में आता है, ध्यान रखना। OH हाइड्रोक्साइड और H2O भी इसी में आता है। H2O भी आपको देखने को ज्यादा मिलेगा। जो ज्यादा एग्जाम्पल में लिए जाते हैं, जो ज्यादा देखने को मिलते हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया। बाकी एक सीरीज में आपको
पूरा ये बता चुका हूँ मैं किस प्रकार से है। ये खास करके आपको ध्यान रखना है, ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए था। अब आप ही के सामने इनको प्रबल क्षेत्र लिगेंड के रूप में व्यवस्थित कर देता हूँ। देखिए प्रबल क्षेत्र लिगेंड में किस प्रकार से आएंगे। प्रबल क्षेत्र लिगेंड में क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहा जाता है इसको। चक्रण जो होगा बाह्य कक्षक होगा, बाह्य कक्षक प्रकार का चक्रण होगा, संकुल बनेगा और इसमें क्या होगा SFL जो होता है वो किस प्रकार से होगा। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कौन कौन से होंगे आपके, NCS आएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, ध्यान रखना। NCS का एग्जाम्पल वैसे कम है आपके, इतना है नहीं। और फिर है EN आएगा, खास करके ये एग्जाम्पल है एथेन-1,2 डाइएमिन कहा जाता है। CO है आपके पास और CN है, ये खास करके ये चार आपको पूछे जाते हैं, इन चार के बारे में आपको ध्यान रखना है। और खास करके इसको चाहे छोड़ दीजिए, और EN, CO और CN इसको खास करके ध्यान रखना। ये SFL यानी कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड में आते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसको कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसे कहा जाता है, खास करके ध्यान रखना है। ये आते हैं, अगर ये आएंगे तो संतरण किस प्रकार का होगा, ध्यान रखना, DSP2 प्रकार का होगा। एक और इसमें एग्जांपल NH3, खास करके ध्यान रखना, NH3 का भी कई बार पूछा जाता है। DSP2 प्रकार का संतरण होगा, DSP2 प्रकार का संतरण होगा तो आप लोग जानते हो आकृति कौन सी होगी, वर्गाकार समतलीय होगी, वर्गाकार यानी कि स्क्वायर प्लेनर होगी। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, यहाँ स्क्वायर ही लिख रहा हूँ, प्लेनर आप लोग समझते रहना। DSP2 प्रकार का संतरण होगा, वर्गाकार समतलीय आकृति होगी और ये जो गुण होगा वो प्रतिचुंबकीय प्रकार का होगा, ध्यान रखना, खास करके प्रतिचुंबकीय होंगे यानी कि डायमैग्नेटिक होंगे। इस प्रकार से होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर अपवाद है CuNH3 ये अपवाद है। ये कैसा अपवाद है, ये अनुचुंबकीय प्रकृति शो करता है, ध्यान रखना, अनुचुंबकीय प्रकृति शो करता है, इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रकार से DSP बाकी काम तो वैसा ही करेगा स्क्वायर प्लेनर की तरह। अगर यहाँ 4 उत्सव संयोजन संख्या है ऐसा काम होगा। 6 उत्सव संयोजन कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपके पास 6 है तो संतरण किस प्रकार का होगा, D2sp3 प्रकार का होगा, ध्यान रखना, D2sp3 उल्टा चलेंगे, DD पहले चलेंगे, इनमें ध्यान रखना। आकृति वही होगी अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल शेप होगा उसका, आकृति जो होगी वो होगी अष्टफलकीय और जो कंपाउंड बनेगा वो आपके सामने कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा यानी कि डायमैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। खास करके आपको ये ध्यान रखना है। इसके बारे में मैंने आपको तुरंत बता दिए हैं ताकि आपको ध्यान रहे। SFL लिगेंड के बारे में ये चीज है, ये खास करके ध्यान रखना। SFL लिगेंड में इस प्रकार के होते हैं, NH3CnNO, खास करके ये पूछा जाता है, NH3CnNO पूछे जाते हैं। अब आपके सामने एक एग्जांपल लेकर के बता देता हूं, देखिए प्रश्न किस प्रकार से आता है। देखिए प्रश्न देखिए कैसे आता है। प्रश्न इस प्रकार से आता है कि FeCN6 3 माइनस और FeF6 3 माइनस, देखिए कौन सा अनुचुंबकीय है और कौन सा प्रतिचुंबकीय है। ध्यान रखना, FeCN6 में संतरण जो होगा वो होगा D2sp3 प्रकार का और इसमें जो संतरण होगा वो होगा sp3d2 प्रकार का, ध्यान रखना। बाकी दोनों सेम है, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे, दोनों के ऊपर 3 माइनस चार्ज है, दोनों का Fe का जो चार्ज है वो 3 प्लस है, बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर भी Fe3 का है, जो Fe3 का है वो 3 प्लस चार्ज है। अब ये जो है पूरा सिद्धांत आपको CFT सिद्धांत के थ्रू मैं आपको पूरा बता देता हूँ किस प्रकार से होगा, तो देखिए खास करके CFT सिद्धांत के थ्रू। CFT सिद्धांत क्या कहता है, CFT सिद्धांत किसने दिया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहा जाता है इसे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये बेथे और वॉन ब्लैक द्वारा दिया गया, बेथे व वॉन ब्लैक द्वारा दिया गया। खास करके ध्यान रखना, ये बेथे और वॉन ब्लैक द्वारा दिया गया। वॉन ब्लैक की यहाँ स्पेलिंग लिख देता हूँ, वॉन ब्लैक, ये खास करके ध्यान रखना, वॉन ब्लैक द्वारा दिया गया। बेथे की स्पेलिंग भी लिख देता हूँ, बेथे द्वारा दिया गया है, ये खास करके ध्यान रखना। CFT सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, बेथे और वॉन ब्लैक द्वारा दिया गया है। इन्होंने क्या बताया, चुंबकीय गुणों के बारे में पूरी कंप्लीट तरीके से जानकारी मिल सकती है इस सिद्धांत के द्वारा और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताया जा सकता है, किस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, कैसे क्या होता है। देखिए ये डी कक्षक है, डी कक्षक कितने कक्षक होते हैं, इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये डी कक्षक कहा गया है, इन्हें डी ऑर्बिटल कहा गया है। इन्हें कौन से कक्षक कहा गया है, समभ्रंश कहा गया, होमोजनरेट कक्षक कहा गया है, इन्हें होमोजनरेट। और फिर क्या होगा, स्फेरिकली ये जहां पर स्प्लिटिंग होगी, इनका स्प्लिटिंग यहाँ पर डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होगी। ये डी ऑर्बिटल जो गोलीय सतह पर, यहाँ आप लिख सकते हो गोलीय सतह पर, बेली सेंटर पर इसका काम होगा। ये देखिए आगे जो कक्षक बनेंगे किस प्रकार से बनेंगे, ये इस प्रकार से कक्षक बनेंगे।
तीन कक्षक नीचे बनाने हैं आपको, उसे T2G कहा जाएगा। तीन कक्षक नीचे बनाने हैं, उसे T2G कहा जाएगा, T2G कक्षक। और दो कक्षक ऊपर बनाने हैं, उन्हें EG कक्षक कहा जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन बनने का तरीका भी मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। देखिए किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब इनके बारे में पहले इसके बारे में जानकारी कर लीजिए, किस प्रकार से ये कक्षक होते हैं। ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, इस पूरे को कहा जाता है 10dq। 10dq डेल्टा O से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। 10dq इसका मान होता है, 10dq लिखा जाता है, इधर लिख देता हूं मैं, अगर वहां से दिखेगा नहीं तो 10dq इसे कहा जाता है। और डेल्टा O का मान होता है, और यहाँ के लिए इसका मान कितना होता है, यहाँ के लिए कितना होता है, जो आपको इसी वे में आपको बता देता हूँ। तीन कक्षक एक जैसे होते हैं, dx y dy z dz x, जानते हो आप dx y dy z और dz x। ये कक्षक एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। तीन जने तो तीन जनों को नीचे रखोगे, और दो जने dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर एक जैसे होते हैं, उन्हें ऊपर रख दोगे आप। ये निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षक होते हैं, ये उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षक होते हैं। जो ऊपर की ओर बने हुए हैं उच्च ऊर्जा स्तर कक्षक है, और जो नीचे की ओर बने हुए हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर कक्षक होते हैं। अब T2G कक्षक और EG कक्षक में इनके ऊर्जा अंतरालों को किस प्रकार से स्प्लिट कर सकते हैं आप देखिए। यहाँ पर दो कक्षक है, यहाँ पर दो कक्षक होते हैं। अब टोटल कितने कक्षक है, 5 कक्षक है। दो कक्षक ऊपर बने हुए हैं, 5 में से 2 निकाल लीजिए, कितने बचे, 3 बचे। यानी कि इसका मान जो होगा 3/5 डेल्टा O के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, 3/5 डेल्टा O के बराबर होता है। यस, इसी प्रकार से इसको भी आप लोग देख सकते हो, कितने हैं यहाँ पर कक्षक। यहाँ पर 3 कक्षक है, 3 में से 5 कितने बचे, यहाँ पे 2 बचे, 2/5 इसका मान हो जाएगा 2/5 डेल्टा O। बड़ी कक्षाओं में आप लोग जाओगे तो फिर इसका मान भी लिखा हुआ होता है। 3 में 5 का आप भाग लगाते हो, कितना आता है, 0.6। इसका मान लिखोगे आप 0.6। बड़ी कक्षाओं में, उच्च कक्षाओं में जब आप अध्ययन करोगे तब इसका मान 0.6 भी लिख सकते हो। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ पर भी इसका भाग लेकर के देखोगे कितना आता है, तो इसको 0.4 लिख सकते हो इस प्रकार से। इसका मान ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, कोई भी आप लिख सकते हो, सभी राइट है, कोई गलत नहीं है। यहाँ पर इसको 10dq से कहा जाता है, क्योंकि इनको स्प्लिट किया जाता है, ऊर्जा अंतराल को बांटा जाता है 10dq के माने से लिखा जाता है। ये पूरा डेल्टा O के बराबर होता है, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी है। अब इन कक्षकों को भरा कैसे हो जाता है, देखिए इन कक्षकों को बनने का तरीका किस प्रकार से होता है, जैसे आपको बताया था। एक तो होता है WFL, जिसे आपने बोला था वीक फील्ड लिगेंड, यानी कि दुर्बल वाले लिगेंड। और इसमें कक्षकों का जो होता है वो आंतरिक होता है। और एक होता है SFL। SFL में किस प्रकार से होगा, तो देखिए इन दोनों में क्या फर्क होता है, जो इनका खास करके मैं आपको बता देता हूँ। इसी डायग्राम को मैं एक साथ लेकर के सामने लेकर के आता हूँ, और फिर देखिए एग्जाम्पल के थ्रू भी दोनों को कक्षकों को भर के बता देता हूँ किस प्रकार से बनना है। ये खास करके आप लोगों को याद रखना है। ये होमोजेनियस कक्षक होते हैं। रिक्त द्वि कक्षक काम में लिया जाता है। रिक्त द्वि कक्षक काम में लेकर के इस प्रकार से विभिन्न सिद्धांत जो है वो रिक्त द्वि कक्षकों पर आधारित है। और पूर्ण भरे हुए जो कक्षक होते हैं, ये कक्षक वो से लिगेंड से इलेक्ट्रॉन देते हैं, डोनेट करते हैं, जिस प्रकार से लिगेंड टू मेटल इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन होता है, उनमें होता है। ये रिक्ति सिद्धांत के थ्रू है। सेफ्टी सिद्धांत में मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस प्रकार से, खास करके ध्यान रखना। यहाँ पर एक डायग्राम बना करके बता रहा हूँ, देखिए यहाँ 2 कक्षक बना हुए और यहाँ पर बना हुए 3 कक्षक, यानी कि EG और T2G कक्षक है। यहाँ पर भी इस प्रकार से मैंने बना दिए हैं, देख लीजिए। इसको कहा जाएगा EG कक्षक और इसको कहा जाएगा T2G कक्षक। इसको भी T2G और EG। ये ऐसा क्यों बनाया है, क्योंकि एक तीर से 2 निशाने लगाएंगे, इसलिए ऐसा काम किया है। एक तीर से 2 निशान लगाने के लिए अपन ने ऐसा काम किया है, एक ही साथ बना दिया है ताकि आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाए। ये इधर मैंने ले लिया है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, ध्यान रखना। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड वाले कौन कौन से होंगे, उनमें जो चक्रण होगा, जो कक्षकों का संकुल जो बनेगा वो आंतरिक प्रकार का होता है, ध्यान रखना। इसे WFL कहा जाता है। और इधर मैंने ले लिया है SFL, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, यानी प्रबल क्षेत्र लिगेंड। इसके एग्जांपल आप लोगों को मैंने दे दिए हैं, नहीं दिए हैं एग्जांपल नहीं ना दे तो ध्यान रखना। इधर होगा हैलोजन ग्रुप और OH होगा और H2O होगा, ध्यान रखना इधर। और इधर जो होंगे ये एग्जांपल लिख देता हूँ, यहाँ पर इनके एग्जांपल ये देते हैं, ये लिगेंड होते हैं। और यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूँ, लिगेंड वाले कौन से हैं, ध्यान रखना। यहाँ EN हो सकता है, NH3 हो सकता है, और CN हो सकता है, और CO हो सकता है।
जाएगा। ध्यान रखना खास करके ये एग्जाम्पल इधर चलते हैं। SFL में इधर लिख दिया है, अगर लिगेंड ये आते हैं तो कैसे आप कक्षकों को भरोगे, अगर लिगेंड ये आते हैं तो कैसे आप कक्षकों को भरोगे। इसको डिनोटेट करने के लिए, इसको प्रदर्शित करने के लिए मैंने ये तरीका काम में लिया है। देखिए अगर आपके पास D1 इलेक्ट्रॉन है तो सीधा बात है D1 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में प्रवेश करेंगे, यानी निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में ही प्रवेश करेंगे। यदि D2 इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास D2 इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार से इन्हीं कक्षकों में प्रवेश करेंगे, न कि ऊपर जाएंगे, यानी कि विन्यास लगभग बराबर होगा। D3 इलेक्ट्रॉन है तो भी इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार से इन्हीं कक्षकों में प्रवेश करेंगे, न कि ऊपर जाएंगे, इस प्रकार से। अब शुरू होता है कैसे क्या होता है। जैसे ही चौथा इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास आया, अगर वीक फील्ड लिगेंड है आपके पास तो पेयरिंग नहीं होकर के इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर यानी उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में चला जाता है, जबकि SFL में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ही प्रवेश करेगा, यानी कि उसी ऊर्जा स्तर के कक्षक में प्रवेश करेगा। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, देखिए T2G 4 और Eg की पावर 0, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा। किसके लिए, SFL के लिए। अब इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, देखिए T2G कितने हैं, 3 है, 3 और Eg कितना है, 1 है, तो 1 लिखा जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आ जाएगा। खास करके में इनमें डिफरेंस यही है, कोई विशेष डिफरेंस है नहीं। इस प्रकार से है वीक फील्ड इलेक्ट्रॉन में ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा और वहां पर पेयरिंग हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर चुंबकीय और अनुचुंबकीय प्रवृत्ति की बात जब होती है तो यहाँ देखिए किस प्रकार से चुंबकीय और अनुचुंबकीय प्रवृत्ति की बात हो रही है, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की बात हो रही है। देखिए इसमें क्या होता है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही है, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास है, किसके पास है। मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने, FeCN6। अभी एक एग्जांपल दिया था आपको FeCN6 और FeF6 में बताइए कौन सा प्रबल चुंबकीय है और कौन सा नहीं है, कौन सा प्रबल चुंबकीय होगा और कौन सा नहीं होगा। दोनों का देखिए ऑक्सीकरणांक Fe3+ ही है, दोनों का Fe3+ ही है। 26 नंबर पे ये आता है, 26 नंबर को अलग अलग कैसे लिख लीजिए आप, इसको तो लिख दीजिए 3d6 और इसको 2 को लिख दीजिए 4s2। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका है संक्रमण धातुओं का। 4s2 3d6 3+ है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएंगे, यानी कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यानी कि D5 होगा। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ D5 वाला विन्यास, ये एग्जांपल आपके सामने फिट कर दिया है मैंने। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब प्रश्न पूछा जाएगा FeCN6 प्रतिचुंबकीय होता है, मतलब अनुचुंबकीय वाला गुण कम होता है, जबकि FeF6 में अनुचुंबकीय वाला गुण अधिक होता है। कारण बताइए क्यों, और संकरण भी पूछा जा सकता है, ये sp3d2 प्रकार का होता है, ये sp3d2 प्रकार का होता है, ये d2 sp3 प्रकार का होता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए है कि इनमें ध्यान रखना, ये आप ये लिख सकते हैं, ये रीजन है WFL और SFL, इनको लिखोगे आप आंतरिक चक्रण कक्षक संकुल जो भी है वो इस प्रकार से, बाह्य चक्रण कक्षक संकुल जो भी है वो इस प्रकार से आप इन शब्दों का प्रयोग करोगे, इनके कारण ही। और लिगेंड लिखोगे, ये तो दुर्बल क्षेत्र वाला लिगेंड है और ये प्रबल क्षेत्र वाला लिगेंड है CN, और ये देखिए CN आ गया इधर और F आ गया इधर अपने पास, देखिए हेलोजन ग्रुप में आया था। अब इसके पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का D5 विन्यास है। अब इसको कैसे भरा जाएगा, देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, ये 5 हो जाएंगे, जबकि इसमें यहीं पर पेयरिंग होगी। यहीं पर पेयरिंग होने के कारण यहाँ देखिए दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, जबकि यहाँ पर एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो आप स्वाभाविक रूप से पता चल रहा है कि कौन सा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा और कौन सा दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में काम करेगा। इस प्रकार से बच्चों ये था CFT सिद्धांत। CFT सिद्धांत के साथ ही आपका यहाँ टॉपिक फिनिश होता है। इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स जो हैं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, और उसमें आपके सामने शुरू होगा D और F ब्लॉक एलिमेंट। D और F ब्लॉक एलिमेंट्स वाला चैप्टर शुरू करने से पहले इसी का मैं CFT की कमियां और BPT की जो कमियां हैं वो आपके सामने बोल करके सुना दूंगा, आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुन लेना है, और यही आपके काम आएंगे कि BPT सिद्धांत की सीमाएं दीजिए, CFT सिद्धांत की सीमाएं दीजिए, और CFT सिद्धांत क्या होता है, और ये इस प्रकार से खास करके इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। और इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाएंगे किस प्रकार से हो जाएंगे, देखिए यहाँ हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आपके 5। इस प्रकार से ही FeCN6 का एग्जाम्पल लेकर के दिखाया है मैंने आप लोगों को CFT सिद्धांत के थ्रू। इसी प्रकार से अन्य एग्जाम्पल भी है जो आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। धन्यवाद बच्चों।